आधार पर लोग राजस्थान और हरियाणा में इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। हमारे देश में जहां पर्यावरण एक बहुत ज्वलंत मुद्दा कभी बनता नहीं है, वहां इतनी जागरूकता, ये विरोध कोई छोटी बात नहीं है। बात बिगड़ते देख सरकार ने भी मामले में स्पष्टीकरण देना शुरू कर दिया। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव हमारे देश में एनवायरमेंट मिनिस्टर है, हां मिल लीजिए, भूपेंद्र यादव जी, ये खुद सामने आते हैं, जनता के सवालों का जवाब देने के लिए सामने आते हैं। अब सरकार लोगों के सवालों का जवाब दे रही है, बिना उन्हें अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग, सोरोस फंडेड बोले। ये भी अनुभव कुछ नया सा रहा। ये शायद सरकार को भी लगने लगा होगा कि अब बहुत हो गया, जनता को और ज्यादा मूर्ख बनाएंगे तो रेखा गुप्ता वाली हालत हो जाएगी, जब AQI से परेशान दिल्ली वालों ने गुप्ता जी की मेसी के सामने इंटर के पैतड़े हैं तो सरकारी तो रहेंगे ना। एनवायरमेंट मिनिस्टर ने बच बचाव के लिए पुरानी सरकारी स्क्रिप्ट को रिपीट करना शुरू कर दिया कि भाई देखो, सरकार तो लोगों के साथ ही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो जनता में भ्रम फैला रहे हैं। शायद ये वही भ्रम है जो कोविड काल में लोगों के बीच में फैलाया गया था, फिर किसानों के बीच में फैलाया गया जब सरकार 3 प्रोग्रेसिव एग्री बिल्स लाई थी, या फिर इसी भ्रम को लद्दाखियों के बीच में भी फैलाया गया था जब वो कुछ बेसिक हक के लिए अपनी मांग कर रही है। तो बड़े से बड़े पत्रकार, बड़े से बड़े पार्टी, बड़े से बड़े मंत्री को जवाब देना पड़ता है जब बाकी दलीलें काम नहीं करती हैं, नेहरू बाबर वाला फॉर्मूला नहीं चलता है। तो यादव जी फिर आकर क्लियर करते हैं कि नहीं 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 नहीं, देखिए आप हमें गलत समझ रहे हैं, अरावली हिल्स के नए यूनिफॉर्म 100 मीटर डेफिनेशन से माइनिंग में कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अरावली में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, दिल्ली में कोई भी माइनिंग अलाउ ही नहीं है, ना हो। मैं फिर दोहरा रहा हूं, दिल्ली के अरावली हिल्स में माइंस पूरी तरीके से बैन। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री जी ने यह भी बताया कि नए डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही बनाई गई है। उसी सुप्रीम कोर्ट ने बाय द वे 20 नवंबर के ऑर्डर में यह भी कहा है कि जब तक एक पूरे इस इलाके में एक डिटेल्ड स्टडी नहीं हो जाती है, तब तक कोई नई माइनिंग लीज अलाउ नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को लगे हाथ यह भी डायरेक्शन दिया था कि पूरे अरावली रीजन में एक सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाए। इस मैनेजमेंट प्लान में यह आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन से एरियाज में माइनिंग परमिसिबल होगी और कौन से एरियाज में माइनिंग या तो बिल्कुल प्रोहिबिटेड होगी या सिर्फ एक्सेप्शनल और साइंटिफिकली जस्टिफाइड केसेस में अलाउड होगी, जैसे कोई आपको रेयर अर्थ मिनरल मिल जाए। अब बताइए, इतने सारे डायरेक्शंस हैं, इतने सारे कंट्रोल मेजर्स हैं, और कुछ तो सरकार ने ही कोर्ट के सामने पेश किए थे। इसके बाद भी देखिए कैसे अर्बन नक्सल्स, टुकड़े टुकड़े गैंग, सोरोस फंडेड गैंग हैं, उनको चैन की नींद नहीं आती। देखिए कैसे उतर आए हैं सड़क पर, हैं, अराजकता फैला रहे हैं। अरे सरकार पर भरोसा रखना चाहिए ना, और विकास के लिए माइनिंग थोड़ा बहुत तो होगा, और सरकार ने भरोसा दिया है ना कि भाई माइनिंग रिस्पॉन्सिबल तरीके से की जाएगी। अब यही तो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि देखा जाए तो ये जो भरोसा है ये सरकार ने खुद ही तोड़ा है। दिखाता हूं कैसे। पहले तो यह समझ लीजिए कि अरावली की ये जो नई डेफिनेशन है, उससे आने से पहले भी अरावली कोई अनडिफाइंड लैंडफॉर्म तो थी नहीं। 2010 में ही फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया अरावली को डिफाइन करने के लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल करती है जिसे 3 डिग्री स्लोप क्राइटेरिया कहते हैं। लेकिन 2024 में बनाई गई टेक्निकल कमिटी ने इस बेंचमार्क को बढ़ा दिया। इस कमिटी ने कहा नहीं नहीं, सिर्फ वही लैंडफॉर्म अरावली माना जाएगा जिसका स्लोप कम से कम 4.57 डिग्री हो और हाइट कम से कम 30 मीटर हो। अगर यह डेफिनेशन भी लगाया जाता तो लगभग 40% अरावली कवर हो जाता। अब आप भी सोच रहे होंगे कि खरबों साल पुराने पहाड़ों के डेफिनेशन में इतना मैथ्स क्यों लगाया जा रहा है, ये सब क्या हो रहा है? अरे रुकिए, अभी बहुत कुछ और भी होना बाकी है। इस मैथ्स के ऊपर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक अनसाइंड रिपोर्ट के जरिए ये 100 मीटर हाइट वाली डेफिनेशन सजेस्ट कर डाली। इस एफिडेविट में स्लोप और हाइट के पैरामीटर्स को भी मिक्स कर दिया गया और ऐसे सब्जेक्टिव हाइट रेफरेंसेस यूज किए गए जिसे एक्सपर्ट्स के मुताबिक कई 100 मीटर से ज्यादा ऊंची जो भी हिल्स हैं वो भी इस डेफिनेशन से बाहर हो जाएंगी। अच्छा एडिटर, सोचो कि अगर ऐसा हो जाए, एक प्रस्ताव कोई ले आए कि वो सारे नेतागण को इस्तीफा देना होगा, हैं, जिनके पास 10% ईमानदारी भी नहीं है, हैं, जो 10% ईमानदार नहीं है, या जिनके पास 10% रीढ़ की हड्डी नहीं है, उन्हें इस्तीफा देना होगा। तो सोचो क्या होगा।
अरे यार, मैं तो सजेस्ट कर रहा था। नहीं, अच्छा नहीं करूंगा, नो सजेशन, ओके। सरकार की बातों पर लोगों का विश्वास एक और कारण से नहीं हो पा रहा है, और वो है जमीनी हकीकत। अब ये जो नए 100 मीटर वाला जो डेफिनेशन है, चाहे वो कितना भी वाहियात हो, अरे पुराने डेफिनेशन और प्रोटेक्शंस का भी तो मजाक ही बन रहा है। संसद में दिए गए डेटा के मुताबिक 2020 के बाद सिर्फ राजस्थान में 27,000 से ज्यादा इलीगल माइनिंग केसेस रिपोर्ट हुए हैं। याद रखिए, हमारे देश में जो केस दर्ज होते हैं और जो सच्चाई होती है उसमें जो फासला होता है, 27,000 दर्ज केसेस की बात कर रहा हूं। और लेकिन अगर आप इसमें एफआईआर की बात करें तो सिर्फ 3,100 के आसपास केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। भिलवाड़ा में ड्रोन सर्वे ने इलीगल माइनिंग का पूरा फ्रॉड एक्सपोज किया। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक यहां माइनर्स ने 62 लाख टन एक्सट्रैक्शन किया, लेकिन ड्रोन सर्वे ने बताया, और ड्रोन सर्वे की जो डेटा है उसने दिखाया कि जो एक्चुअल एक्सट्रैक्शन है वो 1.2 करोड़ टन्स का है। मतलब करीबन 57 लाख टन्स की इलीगल माइनिंग हुई है, लीगल लिमिट से सीधा डबल। और ये मैं सिर्फ भिलवाड़ा की बात कर रहा हूं, यहां पूरी अरावली रेंज का फ्यूचर यहां डिसाइड हो रहा है। लेकिन इलीगल माइनिंग और कमजोर ग्राउंड इंफोर्समेंट की वजह से राजस्थान की 20 से 25% अरावलीज पहले से ही तहस नहस हो चुकी हैं। और आपको बता दें कि ये जो सरकार माइनिंग रोकने के लिए ये जो 100 मीटर का डेफिनेशन की बात कर रही है, ये राजस्थान में साल 2006 से ही पहले से ही स्थापित है। उसके बाद भी राजस्थान की अरावली की हालत क्या है ये किसी से छुपी नहीं है। अब सरकार यही डेफिनेशन बाकी स्टेट्स में ठूसने की कोशिश कर रहा है, तो आगे आप खुद ही समझ लीजिए कि वहां क्या होने वाला है। बेसिकली जो लूट और चोरी हो रही है उसे ऑफिशियल ठप्पा देने की यह पूरी साजिश है। और ऐसा नहीं है कि बाकी स्टेट्स में अलग डेफिनेशन होने की वजह से पहले से अरावली ज्यादा बेहतर कंडीशन में है या प्रोटेक्टेड है, बिल्कुल नहीं। हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में वायलेशंस और भी ज्यादा चौंका देने वाले हैं। यहां असली थ्रेट माइनर्स नहीं, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन माफिया है। पहाड़ों को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पर क्लियर कर दिया जाता है। इंक्रोचमेंट की वजह से 2019 तक अरावली का 8% हिस्सा यहां गायब हो गया। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले 30 सालों के अंदर 22% अरावली यहां भी खत्म हो जाएगी। कहने को तो अरावली में माइनिंग दोह नहीं है, ऑब्वियसली मोदी जी ने किया है, एक कुछ सोच के ही किया होगा, है कि नहीं। अब अरावली में जो कांड सरकार अभी कर रही है उस सोच के पीछे लोगों की भलाई नहीं, कुछ लोगों की भलाई जरूर छुपी हो सकती है। असल में यह एक टेम्पलेट है जो मोदी सरकार बीते कई सालों से देश के अलग अलग प्रोटेक्टेड और इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में माइनिंग कंपनीज को एंट्री देने के लिए इस्तेमाल कर चुकी है। देयर इज नथिंग न्यू। पहले डेफिनेशन बदलो, फिर प्रोटेक्शंस खत्म करो, फिर विकास के नाम पर माइनिंग और कॉन्ट्रैक्ट्स बाकी अपने दोस्तों के बीच में बांट दो। सब कुछ बाय द वे लीगल तरीके से होता है। छत्तीसगढ़, आसाम, उड़ीसा, गोवा, हर जगह आपको यह फॉर्मूला मिलेगा। तो देशभक्त के आज के एपिसोड में हम इसी टेम्पलेट पर डिटेल पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझेंगे कि यह पूरी अरावली की जो कंट्रोवर्सी है वो कैसे एक डेफिनेशन बदलने से पूरा एक नेचुरल इकोसिस्टम खतरे में डाल देता है, और क्यों यह पूरी कहानी ना अरावली से शुरू हुई है ना अरावली पर खत्म होगी। क्या है इस नए सरकारी फरमान की असली वजह, आखिर किसके लिए यह सब किया जा रहा है, और फाइनली इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार कौन है। पहले से हिंट बता देता हूं, पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदार नहीं है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं। हमारी कहानी शुरू होती है इस साल 20 नवंबर से, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑनगोइंग केस की सुनवाई के दौरान यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की एक पैनल की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लिया। इस नए डेफिनेशन के मुताबिक कोई भी लैंडफॉर्म जो अपने आसपास के जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊपर हो, सिर्फ और सिर्फ उसे अरावली हिल्स माना जाएगा। साथ ही हिल की डेफिनेशन में उसके स्लोप्स और एडजेसेंट लैंड भी इंक्लूडेड होगी। इसके अलावा अगर 200 मीटर से ऊंचे पहाड़ों के बीच में फासला 500 मीटर से कम है तो उनके बीच की जो समतल जमीन है उसे भी अरावली का हिस्सा माना जाएगा। भारत सरकार ने ऑफिशियली यह कहा है कि यह नया डेफिनेशन अरावली के पहाड़ों पर माइनिंग को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए लिया गया है। ठीक वैसे ही जैसे नए जो फार्म लॉज हैं वो किसानों के भलाई के लिए बनाए गए थे, ठीक जैसे तंदूर बैन से दिल्ली के पोल्यूशन को रोकने के लिए उसे किया गया है, ठीक जैसे आधार से हमारी जिंदगी कितनी आसान हो गई है। तू समझा?
भारत सरकार की इस नए डेफिनेशन के हिसाब से अब अरावली के 90% से ज्यादा हिस्सा जो है टेक्निकली अरावली माना ही नहीं जाएगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के एक इंटरनल असेसमेंट के मुताबिक राजस्थान के 15 अरावली डिस्ट्रिक्ट्स में टोटल 12,000 से ज्यादा पहाड़ हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 1,000 हिल्स ही हैं जो 100 मीटर के डेफिनेशन से ऊपर फिट आते हैं, यानी सिर्फ 8.7%। तो बाकियों का क्या होगा? बाकियों का अब सरकार जब चाहे माइनिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे एक्टिविटीज के लिए उसे खोल दिया जा सकता है। अरावलीज को इन एक्टिविटीज के लिए खोलने के लिए कई नुकसान हैं, क्योंकि अरावली सिर्फ एक माउंटेन रेंज नहीं है, लेकिन हमारे देश के करोड़ों लोगों का सर्वाइवल सिस्टम है। गुजरात से लेकर दिल्ली के बीच में लगभग 700 किलोमीटर तक फैली हुई यह माउंटेन रेंज लगभग 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। कंपैरिजन के लिए अगर आप हिमालय की बात करें तो सिर्फ 40 मिलियन साल पुराना है हमारा हिमालय पर्वत। यह माउंटेन रेंज लाखों साल से नॉर्दर्न इंडिया और थार डेजर्ट के बीच में एक दीवार बनकर खड़ी हुई है। हर रोज थार डेजर्ट में बड़े डस्ट स्टॉर्म्स उठते हैं, हवा के साथ साथ हजारों टन रेत ईस्ट के तरफ उड़ती है, लेकिन अरावली के जंगल, अरावली के पहाड़ इस रेत और धूल को दिल्ली और गंगा यमुना के जो प्लेन्स हैं और उसके बाकी हिस्सों में नहीं पहुंचने देती है। यह हमारे दिल्ली को रेगिस्तान बनाने से बचाती है। अगर यह दीवार कल गिर जाती है तो थार का रेत डायरेक्टली इस बेल्ट में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए जीना मुश्किल कर देगा। विंटर पोल्यूशन और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, गर्मी में हीट स्पाइक्स और इंटेंस हो जाएंगी, ग्राउंड वाटर लेवल और कम हो जाएगा, जो इकोलॉजिकल हार्म होगा सो अलग। याद रखिए, अरावली रेंज के बीच में 22 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं, 4 टाइगर रिजर्व्स।